बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। आइए, कल जो कुंडली के विषय में चर्चा कर रहे थे कि कुंडली कैसे देखा जाए, इसकी शुरुआत हमने कल से ही प्रारंभ कर दी है। क्रमशः उसी के आगे आज थोड़ी सी और जानकारी करते हैं। देखिए, आपके सामने ये कुंडली बनी हुई है और इसमें कल मैंने बताया था कि जो राशि लग्न में होती है वही राशि मानी जाती है, लग्न राशि। तो यहाँ पर मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये आपके सामने जो कुंडली है इसमें 7 नंबर पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये तुला लग्न की कुंडली है। और कल मैंने एक बात और बताई थी कि चंद्रमा जिस राशि पर बैठता है वही उसकी राशि होती है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि चंद्रमा 8 नंबर पर बैठा हुआ है, यानी इस व्यक्ति की वृश्चिक राशि है। तो ये तुला लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि है इसकी। और आज मैं नीच ग्रह के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि कौन कौन ग्रह किस किस राशि पर नीच होते हैं। आज आप देखिए, इस चक्र के माध्यम से मैं आपके सामने बता रहा हूँ। वैसे नीच ग्रह के विषय में मैंने लिख रखा है कि सूर्य तुला राशि पर हो, चंद्रमा वृश्चिक राशि पर हो, मंगल कर्क राशि पर हो, बुध मीन राशि पर हो, गुरु मकर राशि पर हो, शुक्र कन्या राशि पर हो, शनि मेष राशि पर हो, तो ये नीच ग्रह कहलाते हैं। ये मैंने चक्र बनाया हुआ है, ये नीच ग्रहों का ही ये चक्र बना हुआ है। ये लग्न है और ये 7 नंबर पे सूर्य है, यानी तुला राशि पे सूर्य नीच माना जाता है। अब आप देखिए, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है, मकर का गुरु नीच का होता है, और मीन का बुध नीच का होता है, मेघ का शनि नीच का होता है, कर्क का मंगल नीच का होता है और कन्या का शुक्र नीच का। ये नीच के ग्रह यहाँ पर मैंने चार्ट में रखे हुए हैं। ये आप लोगों की जानकारी के लिए कि इन स्थिति में अगर इस राशि पर ये ग्रह बैठे हुए हैं तो वो ग्रह नीच राशि में हैं। अब यहाँ पर सूर्य और बुध इतनी दूर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यद्यपि कुंडली में सूर्य से बुध इतनी दूर नहीं जा सकता। अगर सूर्य से बुध इतनी दूरी पर है तो इसका मतलब वो कुंडली गलत है। लेकिन यहाँ पर नीच की स्थिति को बताने के लिए मैंने यहाँ पर बुध को रखा हुआ है। अब आप एक बात और देखिए, मैं ग्रहों की दृष्टि के बारे में अब बताना चाहता हूँ। आप ये देखिएगा कि मैंने लिखा है सब ग्रहों की अपने से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कोई भी ग्रह है अपने से 7वें को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जैसे अब मैं चंद्रमा को लेता हूँ तो यहाँ से 7वें स्थान यानी जहाँ पर जो ग्रह बैठा है वहाँ से 7वें, तो यहाँ से मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, यानी चंद्रमा इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे ही मैं शनि को देखता हूँ। शनि अपने स्थान से 7वें राशि को यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे ही सूर्य अपने से 7वें को यानी शनि स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यानी सारे ग्रह अपने से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। लेकिन गुरु की, मंगल की, शनि की कुछ अलग और दृष्टि होती है। वो कौन सी दृष्टि, देखिए इसमें लिखते हैं कि शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि अधिक है। यानी शनि जिस स्थान पर बैठा है वहाँ से 7वें तो देखेगा ही, इसके अलावा अपनी तीसरी दृष्टि 1 2 3 यानी शनि यहाँ पर भी देख रहा है। और इसके अलावा 7वीं और 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी शनि की पूर्ण दृष्टि इस जगह भी जा रही है। ये चतुर्थ स्थान है, ये माता का है, भूमि का है, वाहन का है, सुख का है। इस स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि जा रही है। तो शनि 7वें के अलावा तीसरी और 10वीं दृष्टि को पे भी अपनी पूर्ण दृष्टि रखता है, यहाँ पर भी प्रभाव रखता है। दूसरी बात, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो ग्रह जहाँ पर बैठता है वहाँ उसका इतना प्रभाव नहीं होता है, जहाँ उसकी दृष्टि जाती है उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, ज़्यादा प्रभाव होता है। अब आप गुरु की दृष्टि देखिए, गुरु अपने से 7वें स्थान को तो देखता ही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तो देख ही रहा है, लेकिन इसके अलावा 5वीं और 9वीं पूर्ण दृष्टि इसकी और होती है। तो 1 2 3 4 5 यानी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आयु स्थान पर, ये जो आयु का स्थान है, मृत्यु का स्थान है, इस पर भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि जा रही है। और इसके अलावा गुरु की 9वीं दृष्टि
इस स्थान पर जो 12वां स्थान है, व्यय का स्थान है, इस स्थान पे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि जा रही है। ये बृहस्पति की अलग की दृष्टि है। इसके अलावा अब मैं मंगल की दृष्टि बताना चाहता हूँ। देखिए, मंगल भी अपने को 7वें तो देखता ही है, इसके अलावा इसकी 4थी और 8वीं अलग दृष्टि होती है। तो जहाँ मंगल बैठा है वहाँ से 1 2 3 4 यानी मंगल इस भाव को, लग्न को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसके अलावा 7वें को भी देख रहा है और 8वीं दृष्टि ये है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मंगल लग्न को देखेगा, 7वें स्थान को देखेगा और ये जो पुत्र स्थान है इस स्थान पर भी मंगल का प्रभाव रहेगा। तो कुल मिलाकर के इन ग्रहों की दृष्टि इस स्थान पर अलग अलग होती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद में कल मैं राजयोग के विषय में चर्चा कर रहा था कि कल मैंने मेष लग्न के विषय में बताया था कि मेष लग्न में इसका मालिक मंगल होता है और इसका मालिक यहाँ पर 5वीं राशि आ रही है सिंह राशि। तो मेष सूर्य यानी मंगल सूर्य के विषय में कल मैं बता रहा था। लेकिन आज मैं थोड़ा राजयोग के बारे में और थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अब आप देखिए, ये है तुला लग्न। ये जो कुंडली आपके सामने आई है ये तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न में शनि पूर्णतः राजयोग कारक ग्रह अपने आप होता है। उसका मेन का मुख्य कारण यह है कि शनि एक तो केंद्र भाव का मालिक है और दूसरा त्रिकोण राशि का मालिक है, यानी मकर और कुंभ दोनों राशियों का अकेले शनि ही मालिक है। इसलिए शनि इस कुंडली में पूर्णतः राजयोग कारक ग्रह है। अब कल मैं बता रहा था कि अगर राजयोग कारक ग्रह केंद्र और त्रिकोणेश आपस में एक जगह बैठे तो राजयोग होता है। लेकिन आज मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि इस 7 वाली बात तो कल मैंने बताई थी, अब मैं बता रहा हूँ एक दूसरे से 7वें स्थान में, यानी इस भाव का मालिक शुक्र और इस भाव का मालिक शनि, ये एक दूसरे से 7वें स्थान में, एक दूसरे से 7वें बैठे हों। जैसे शनि यहाँ पर बैठा है और शुक्र इस जगह पर बैठ जाए, कहीं पर कोई ग्रह एक दूसरे से 7वें बैठ जाए, जहाँ पर जो ग्रह बैठा है और राजयोग वाला ग्रह यानी शुक्र और शनि एक दूसरे से 7वें कहीं पर भी बैठ जाएं तो ये राजयोग कारक होते हैं। ये बहुत अच्छा राजयोग बनाते हैं जब 2 राजयोग कारक ग्रह आपस में एक दूसरे से 7वें बैठते हों। जो ग्रह जहाँ बैठा है उसके 7वें वो दूसरा ग्रह बैठ जाए, शुक्र और शनि आपस में एक दूसरे से 7वें हो तो ये बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। अब आप देख लीजिए, इस भाव का मालिक बुध है और इस भाव का मालिक शुक्र है। तो शुक्र और बुध एक दूसरे से 7वें बैठ जाएं। जैसे शुक्र यहाँ पर हो, बुध इस जगह आ जाए, या बुध इस जगह हो, शुक्र यहाँ पर आ जाए, या बुध यहाँ पर आ जाए, शुक्र इस जगह आ जाए। इस तरीके के जब एक दूसरे से 7वें बैठ जाते हैं तो भी ये बहुत अच्छा और अच्छा राजयोग बनाता है, उसमें और ज़्यादा पावर आ जाता है। लेकिन मैं एक और ऐसा राजयोग बताना चाहता हूँ जिसमें बहुत बड़ा पावर है, जो सबसे उत्तम राजयोग माना जाता है, वो यह है एक दूसरे की राशि में होना। मतलब यह है कि जैसे इस भाव का मालिक शुक्र है, आप किसी केंद्र त्रिकोणेश को ले लीजिए, जैसे इस भाव का मालिक शुक्र है और इस भाव का मालिक शनि है, तो शुक्र इस भाव में बैठ जाए कुंभ राशि में और कुंभ राशि का मालिक शुक्र लग्न में बैठ जाए तो ये एक दूसरे की राशि में हो जाना यानी एक्सचेंज हो जाना, एक दूसरे की राशि में बैठ जाना, ये बहुत ही उत्तम प्रकार का राजयोग माना गया है। ये राजयोग में सबसे श्रेष्ठ राजयोग माना जाता है। ये पराशर सिद्धांत कहता है एक दूसरे की राशि में हो जाना, ये एक बहुत अच्छा। अब देखिए, अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे आपके सामने ये कुंडली है, इस कुंडली में कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है, यहाँ बैठा है और इस भाव यानी वृश्चिक राशि का मालिक मंगल है। तो मंगल और चंद्रमा में एक्सचेंज हो गया है। ये एक बहुत ही बेहतरीन राजयोग बनने लगा है। अब आप देखिएगा, यद्यपि दोनों नीच हैं, मंगल भी नीच है लेकिन चंद्रमा भी नीच है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी चूँकि मंगल इस कुंडली में चंद्र की राशि का मालिक होने के साथ साथ केंद्रेश है और एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग बनता है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी पावरफुल राजयोग ग्रह एक दूसरे से
अब देखिए जैसे इस कुंडली में आप देख रहे हैं शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है और बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। शुक्र लग्न भाव का स्वामी है और बुध भाग्य स्थान का स्वामी है, तो लग्नेश नवमेश का ये राजयोग बन रहा है। तो यहाँ पर शुक्र जहाँ बैठा हुआ उसके सातवें बुध है, यद्यपि दोनों नीच हैं लेकिन एक दूसरे से सातवें हैं, तो ये बहुत अच्छा राजयोग रहेगा। एक दूसरे की राशि में हो जाना भी वो तो सबसे श्रेष्ठ राजयोग होता है, और आपस में केंद्र और त्रिकोण में होना ये भी एक राजयोग है। यानी कोई ग्रह अगर जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ से आपस में केंद्र त्रिकोण में हो, जैसे शनि इस भाव का मालिक होकर के यहाँ बैठा है, और मंगल यद्यप शनि और मंगल के ना दृष्टि योग है, ना आपस में सातवें हैं और ना ही एक दूसरे के साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपस में केंद्र में हैं। 1 2 3 4 ये आपस में केंद्र में हैं, इसके कारण ये राजयोग माना जाएगा। लेकिन ये राजयोग उतना प्रभावी नहीं होगा जितना प्रभावी वो होता है जब ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठ जाते हैं, जैसे मंगल की राशि में चंद्रमा और चंद्रमा की राशि में मंगल बैठ जाए। जो एक दूसरे की राशि में बैठ जाते हैं वो सबसे श्रेष्ठ राजयोग वाले ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पर साथियों मैं ये बता रहा था, अभी तक की जो भी चर्चा हुई है, अभी तक बात ये निकल करके सामने आई है कि जो केंद्र है, केंद्र भाव का मालिक और जो त्रिकोण भाव के मालिक हैं, यही व्यक्ति के जीवन में राजयोग देते हैं। राजयोग यहीं से फलीभूत होता है। सब केंद्र त्रिकोण ही सब कुछ देने वाले होते हैं। तो साथियों अभी तक तो मैंने ये बताया, इसके बाद में ग्रहों की नीच राशि के विषय में बताया, इसके बाद ग्रहों की दृष्टि के विषय में बताया, और कौन कौन ग्रह किस किस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ये मैंने बताया। लेकिन मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन ग्रह पापी होते हैं, कौन ग्रह शुभ माने जाते हैं। देखिए ये जो आप मंगल देख रहे हैं, मंगल और शनि, ये 2 ग्रह बहुत ही भयंकर पापी माने जाते हैं। और बात आई राहु केतु की, राहु और केतु, राहु केतु भी ये पापी ग्रह माने जाते हैं। ये राहु और केतु ये भी पापी माने जाते हैं। दूसरी बात शनि और मंगल ये भयंकर पापी ग्रह हैं। सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है। ये सूर्य जो है ना, ये क्रूर ग्रह है। चंद्रमा की स्थिति ये है कि चंद्रमा अगर शनि के साथ है, मंगल के साथ है, तो ये फिर पाप प्रभाव में आ जाता है। बुध की स्थिति ये है कि बुध अगर शनि और मंगल या सूर्य के साथ में बैठा हुआ है तो ये पापी हो जाता है। सूर्य बुध चूँकि हिजड़ा ग्रह कहा गया है, नपुंसक ग्रह, ये जिसके साथ बैठता है उसी का प्रभाव अपने में समेट लेता है, वैसे ही बन जाता है। तो यहाँ पर बुध तो ये है ना कि अगर पापी ग्रह के साथ में है तो पापी, अगर शुभ ग्रह के साथ में बैठा है तो शुभ हो जाता है। और यहाँ पर शुभ ग्रह कौन कौन कहे गए हैं, देखिए शुक्र और बृहस्पति, ये 2 ग्रह नेचुरल शुभ माने जाते हैं। और मंगल शनि ये दोनों ग्रह और राहु केतु ये पाप माने जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा हमने ज्योतिष में पढ़ा है कि राहु सर्वथा उलट होने के कारण केतु शुभता में आगे आ जाता है, लेकिन केतु का जो स्वतंत्र प्रभाव है वो मंगल जैसा ही होता है, तीव्र स्वभाव वाला, रजोगुणी प्रवृत्ति वाला, ये केतु के अंदर विशेष गुण होता है। तो यहाँ पर जो शुभ ग्रह की बात मैं बता रहा था, शुक्र और बृहस्पति ये 2 नेचुरल शुभ ग्रह माने जाते हैं कुंडली ज्योतिष जगत में। मंगल शनि और राहु ये बहुत भयंकर पापी माने जाते हैं। सूर्य की एक राशि होने के कारण इसको क्रूर कहते हैं। बुध की पोजीशन तो ये है कि बुध अगर पापी ग्रहों के साथ में है तो ये पाप बन जाता है, और अगर शुभ ग्रहों के साथ में है तो ये शुभ स्थिति में आ जाता है। चंद्रमा की पोजीशन ये है कि चंद्रमा अगर सूर्य और शनि मंगल के साथ में है तो ये पापी कहलाएगा और ये शुभ फल देने में असमर्थ होता है। और तमाम प्रभाव, लेकिन अगर राजयोगों में चंद्रमा और मंगल और शनि इस तरीके से अगर बैठे हैं और कुंडली में राजयोग है, जैसे कर्क लग्न है, कर्क लग्न में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हैं तो बहुत प्रबल राजयोग बनाएंगे। जब यहाँ पर 4 नंबर पड़े हों, यानी कर्क लग्न की कुंडली हो और मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, तो बहुत ही अच्छा राजयोग बनेगा। खैर इसके विषय में और हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ज्योतिष बहुत ही विस्तृत है, तो एक बार में कोई चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आगे धीरे धीरे करके मैं आपको सब बताऊंगा। तो क्रमशः अब मैं इस बात को लेकर के जो भी बात कर रहा था मैंने आपके सामने कही है, और आगे के विषय में फिर नई जानकारी के साथ में और आगे क्रमशः इसी विषय में बढ़ाते हुए मैं आपके सामने फिर आऊँगा।
तब तक के लिए नमस्कार।